नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 9 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, हिमाचल न्यूज, दवा उद्योग को उत्पादन तुरंत बंद करने के निर्देश। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने मादक और मनोविकार रोधी दवाओं की अवैध बिक्री में घिरे बद्दी के एक दवा उद्योग पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दवा उत्पादन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस उद्योग की सीआईडी भी विस्तृत जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि सीआईडी ने बद्दी के एक उद्योग के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। सीआईडी की जांच में पाया गया है कि हालांकि इकाई के पास ऐसी सभी दवाओं के निर्माण का लाइसेंस था, लेकिन इसकी मात्रा न केवल बहुत अधिक थी, बल्कि व्यापारिक फर्मों द्वारा इसे कई राज्यों में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। राज्य सीआईडी द्वारा दी गई सूचना पर कार्रवाई करते हुए सहायक औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने इस फर्म को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के 7.7 मादक पदार्थ और मनोविकार रोधी पदार्थ अधिनियम के तहत दोहरी उपस्थिति वाले सक्रिय दवा अवयवों का उपयोग कर निर्मित किए जा रहे सभी उत्पादों का निर्माण बंद करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इस इकाई द्वारा लगभग 3 से 5 ऐसे उत्पाद निर्मित किए जा रहे थे। अधिकारियों ने फर्म को मामले की जांच लंबित रहने तक निर्मित स्टॉक को न बेचने का भी निर्देश दिया है। फर्म ट्रामाडोल, नाइट्राजेपाम और अल्प्राजोलम जैसे उत्पादों का निर्माण करती है तथा ट्रामाडोल टैबलेट की बिक्री भी जांच के दायरे में है। सनद रहे कि ऊना स्थित एक व्यापारी ने ट्रामाडोल की एक बड़ी मात्रा को अन्य राज्यों में भेजा था तथा इसी नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच चल रही थी। स्टेट सीआईडी के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल ने जांच के बाद अक्टूबर में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें पाया गया था कि उक्त इकाई ने कुछ महीनों के भीतर ट्रामाडोल जैसी मनोविकार नाशक दवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया था तथा उन्हें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार जैसे राज्यों में बेचा गया था। इसी बीच कर चोरी के एक मामले की भी जांच की जा रही थी, क्योंकि सीआईडी ने पाया था कि दवाओं की कीमत कम थी। राज्य औषधि नियंत्रक मनीष कपूर ने पुष्टि करते हुए कहा कि स्टेट सीआईडी से सूचना मिलने के बाद फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद उद्योग को उत्पादन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया। Hey guys, you're watching NDTV Swirlster and the product I'm reviewing for you all today is the Sukhi fashion jewelry set. Now this set comes with a necklace, it comes with a set of bangles and earrings which is very traditional and would go with all your traditional outfits. So let's not waste more time and let's get started and see what this set is all about. Ta-da! Okay, so here I've got the Sukhi fashion jewelry set that is a very traditional looking one. I'm obviously only talking about this while you guys look at a box, so I'm going to open it up and show it to you. Okay, so I'm going to take this out. Okay, so here I have the necklace set. Let me show it to you guys properly. So here is the necklace. There are two matching bangles, bangle-like cuffs actually, that come with it. And there's also a pair of earrings which has like a little drop, like a pearl drop. And it's, as you can see, a very traditional kind of a set that you can definitely wear with a sari or a lehenga or something with a pretty plunging neckline. I think the long necklace does well. If you see this up close, you can see that there's this almost coin-like detailing that is done on this. I must say that the necklace is super lightweight, so if you are somebody who doesn't like heavy jewelry at all, this one works very well for that. I would say this though, that if you're looking for something that's more
costume jewelry, I would say this one goes well for that. I'm not so sure just how much this would go well, because it doesn't have a very premium finish. Of course, it has a fabulous design. If it's something you're looking for, like a traditional necklace, then yes, it definitely goes well with that. The bangles, however, I feel like are more usable. I think they can be worn individually as well. I will show it to you on my wrist, just how it looks. Very graceful, and I think that's with most Indian jewelry, to be honest. And you can totally wear the bangles as it is. You don't have to wear it with the set, even though I feel like the set even otherwise individually can be worn. Like, I can totally imagine wearing this necklace separately, or these earrings with the necklace and not the bangles, and so on and so forth. The bangles, however, you can see this up close. It has like a little pearl work here. It has a lovely peacock motif on the top with a little diamante sort of embedded on it. And since you have a pair, you can always wear the both of them just as it is with a plain sari or a plain lehenga or a suit, and it is certainly good to go. I feel like if these were separate, they would have looked a lot better. I mean, I would still suggest buying these separately if they were available. The set in general, if you're looking for something that's a lot more inclined towards a costume style jewelry, then I would say yes, definitely go for it, because you can totally dance around in this, prance around in this, and not feel the weight weighing you down. Otherwise, I'm not so sure how this would suffice, because it's not very premium in its finish, even though the gold tone sort of adds to, you know, the style and everything, and especially the little pearls on the bangle and as well as the pendant. It does sort of lack on the premiumness. The bangles, however, I feel like are total steal if you're looking for something more traditional. But let me take you through the earrings. If you see this from the top, you can see that this is somewhat like a coin. It has a very coin-like look and feel to it. And it has these really tiny pearl drops that sort of resemble the ones on the pendant, which look very good in person, but I'm not so sure just how well they would look otherwise with an Indian outfit. I feel like if you're looking for something which is very minimalistic, then yeah, go for it. But I feel like if you are going to wear this with the necklace, it'll look a lot better. The earrings, I'm not so sure if you can wear them individually. I mean, of course you can wear them individually, but I'm not so sure how they look individually. The set in general is a really good looking piece, there's no doubt in that. I would have just preferred it to be a little more premium in its style and finish, and that's really it. My recommendation is that if you're looking for costume jewelry, then yeah, definitely go for it. But if you're looking for something that you would rather wear on a more regular festive season or with a festive outfit, I could give this a miss. Even though I feel like if the bangles are available separately, you can most definitely get the bangles for sure. They're really lightweight and they look pretty good with most traditional outfits, I feel. The necklace works great like a costume jewelry, as I have repeated earlier. It has an adjustable strap too, so of course you can always adjust it the way you like. You can wear this as a long necklace. I feel like this would look nicer as a long necklace that's hanging from your sari or your dupatta. But if you are looking for something on a more sustainable, for a longer shelf life, I'm not so sure if this one will suffice, even though I feel like the bangles may do it for you all. I think this one can be given a miss if you aren't looking for something that's more premium. But other than that, yeah, as a costume jewelry, this one works absolutely fine. I hope you guys liked this review. I hope you guys will be back soon for a lot more, because I'm sure I'll have something more for you soon. Till then, take care. समाचार नंबर 2। नशे पर कड़े प्रहार की तैयारी, सीएम बोले ड्रग्स के खिलाफ आईजी की अगुवाई में बनाएंगे नया विंग।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को डीसीएसपी सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपने अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे पर कड़े प्रहार की तैयारी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) के लिए नए प्रदर्शन आधारित नियम बनाए हैं। पिछली वर्णनात्मक ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में अधिकारी मूल्यांकन के लिए अब संख्यात्मक ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने राज्य में हरित पंचायतों की स्थापना की पहल के तहत उपायुक्तों को सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की शीघ्र पहचान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में गोद लिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनाथ बच्चों को परामर्श प्रदान करें। उन्हें मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दें ताकि वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इच्छुक अनाथ बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को स्वीकृति देने की शक्तियां डीसी स्तर पर सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए उपायुक्तों को जिला मुख्यालयों पर गौशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लावारिस पशु सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, वहीं किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को इस समस्या को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को अपने जिलों में खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने और वर्तमान में किराए के भवनों में पर चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पड़े भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने जिलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कहा, क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, जल विद्युत, डाटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों पर दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ ध्यान केंद्रित कर रही है। सम्मेलन के दौरान 7 जिलों के डीसी और एसपी ने अपने अपने जिलों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, प्रशासनिक सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को एफसीए क्लियरेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके। एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। समाचार नंबर 3। जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष का सियासी तंज, भ्रष्टाचार नहीं, समोसों की हो रही जांच। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, यह पूरे देश को पता चल गया है। सुक्खू सरकार की प्राथमिकता में हिमाचल प्रदेश और हिमाचलियों का हित, विकास व जन सुविधा कहीं नहीं है। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की जांच सरकार के लिए अहम नहीं है, लेकिन समोसा कांड की जांच अहम है। उन्होंने प्रदेश में विकास के सारे काम ठप पड़े हैं, हर तरफ अराजकता का बोलबाला है, प्रदेश में माफिया सर उठा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश की पुलिस समोसा मुख्यमंत्री के बजाय किसे परोसा गया, यह पता लगाने में व्यस्त है। इतने छोटे मामले को इतने बड़े लेवल पर तूल देना हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने प्रदेश में खुफिया विभाग के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था में उनकी प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन वे किन कामों में लगे हुए हैं, आज यह पूरा देश देख रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हर दिन राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की किरकिरी करवाती है। कभी कोई अजीब तो कभी कोई हास्यास्पद और शर्मनाक फैसला देश भर की मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की हालत एकदम चिंताजनक हो गई है। सरकार को जनता की सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं।
आज हिमाचल प्रदेश के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। सरकार पूरी तरह से नाकाम है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। माफिया हर जगह अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इन सभी चुनौतियों से निपटने में नहीं है। सरकार हर विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर जांच क्यों नहीं करवाती है? सरकार जनता के भले के लिए चुनी जाती है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उससे यह साफ है कि जन कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में कहीं भी नहीं है। समाचार नंबर 4। आरोप लगाएं तो साबित करना आपकी जिम्मेदारी। तलाक से जुड़े मामले में एचसी ने खारिज की याचिका। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तलाक से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है, जब कोई पक्ष क्रूरता और परित्याग के आरोप के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी ऐसे कोई भी सबूत अथवा गवाह पेश नहीं कर पाया जिससे यह साबित होता हो कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और उसे छोड़कर चली गई। याचिका में यदि आरोप क्रूरता और परित्याग को लेकर लगाए गए हैं तो उन्हें साबित करने का दायित्व भी आरोप लगाने वाले पर ही होता है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर प्रतिवादी पत्नी से तलाक की मांग करते हुए पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच विवाह 20 जनवरी 1991 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। इसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। तलाक याचिका दायर करने के समय दोनों बच्चों में से एक याचिकाकर्ता के साथ और दूसरा प्रतिवादी के साथ रहने लगा। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी पत्नी ने शादी के 4 साल बाद उसे छोड़ दिया और उसके माता पिता के प्रति पत्नी का व्यवहार और आचरण भी अच्छा नहीं था। आरोप था कि वह याचिकाकर्ता को उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने अपमानित करती थी। वहीं प्रतिवादी पत्नी के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा उसे परेशान किया जाता था, जो उसे पीटता था और उसका साथ छोड़ने के लिए मजबूर करता था। याचिकाकर्ता पुलिस विभाग में सेवारत था और उसने किसी अन्य महिला के साथ घनिष्ठता विकसित की थी और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। पत्नी ने आरोप लगाया था कि उक्त महिला के साथ याचिकाकर्ता के रिश्ते को वैध बनाने के लिए तलाक की मांग करते हुए पति ने तलाक याचिका दायर की थी। समाचार नंबर 5। कांगड़ा के पर्यटन को पंख लगाएगा दक्षिण कोरिया। सुक्खू सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। लोगों को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांगड़ा में पर्यटन एक बड़े कारोबार के रूप में उभरेगा। पर्यटक नगरी धर्मशाला में पर्यटन को लेकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी निवेश कर सकता है, जिससे यहाँ के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। पिछले दिनों दक्षिण कोरिया का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला आया था। इस दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटक नगरी धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बारीकी से अवलोकन किया। इस प्रतिनिधिमंडल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के उप राजदूत एवं महावाणिज्यिक दूत लिम सांगवू और पुलिस संलग्न एवं सलाहकार किम हयुनसू शामिल रहे। यहाँ की विभिन्न साइट का अवलोकन करने के बाद प्रतिनिधिमंडल काफी पॉजिटिव नजर आया है, जो आने वाले समय में धर्मशाला के पर्यटन विकास के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई योजना फाइनल नहीं है। गौरतलब है कि धर्मशाला में कुछ कोरियाई भी रहते हैं, इस लिहाज से यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज के लिए यहाँ के शिक्षण संस्थानों से भी MOU किया जा सकता है। बता दें कि दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला का दौरा किया और यहाँ पर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल मिनी सचिवालय परिसर पहुँचा। साउथ कोरिया के इस दल ने धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बारीकी से अवलोकन किया है।
समाचार नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया में हिमाचल की ई विधान प्रणाली के चर्चे, राष्ट्रमंडल सम्मेलन में बोले कुलदीप पठानिया। सिडनी में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने हिमाचल की बात की है। हिमाचल विधानसभा के ई विधान मॉडल पर कुलदीप पठानिया ने अपनी बात रखी है। पठानिया सिडनी में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी से लैस एक आधुनिक राष्ट्र है। इसकी टेक्नोलॉजी की मिसाल दुनिया में दी जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भी इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। श्री पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ई विधान मॉडल की देश और दुनिया ने प्रशंसा की है। मलेशियन पार्लियामेंट के स्पीकर 7 सदस्य दल के साथ पूर्व में हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली को देखने और जानने शिमला आ चुके हैं। उन्होंने हिमाचल ई विधान प्रणाली लागू करने वाले पूरे देश में प्रथम है और अब राष्ट्रीय ई विधान को अपनाने जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भारत दुनिया का राष्ट्र पुरुष है। भारत धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित देश है, जहां 140 करोड़ देशवासी अलग अलग धर्म और संस्कृति होने के बावजूद एक परिवार और समुदाय के रूप में रहते हैं। श्री पठानिया ने कहा कि देशवासी दिवाली, ईद और क्रिसमस मिलकर मनाते हैं, जो इसकी अखंडता के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। पठानिया ने कहा कि भारत देश पौराणिक परंपराओं को मानने वाला देश है और हम अब भी अतिथि देवो भव की संस्कृति के कायल हैं। सम्मेलन के आखिरी दिन भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सक्रियता के 365 दिन पर अपने विचार प्रकट करते हुए कुलदीप पठानिया ने कहा कि लिंग आधारित हिंसा मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन है, जो सभी जनसांख्यिकीय व्यक्तियों को प्रभावित करती है और महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसमें व्यक्तियों के लिंग के आधार पर शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक शोषण सहित कई हानिकारक व्यवहार शामिल हैं। लिंग आधारित हिंसा न केवल गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि प्रणालीगत असमानता और भेदभाव को भी बढ़ावा देती है। समाचार नंबर 7। वोल्वो बसों की खरीद को 12 को खुलेगी बिड, टेक्निकल बिड में एक कंपनी क्वालिफाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम 24 बसें खरीदने जा रहा है। काफी समय से यह मामला खटाई में पड़ा हुआ था, लेकिन अब टेंडर हो चुका है। इसके लिए जो बिडिंग करवाई गई थी उसमें एक कंपनी को तकनीकी रूप से क्वालिफाई कर दिया है। अब 12 नवंबर को फाइनेंशियल बिड खुलेगी, जिसके बाद L1 कंपनी को काम सौंप दिया जाएगा। राज्य में HRTC को अपनी वोल्वो बसों का पूरा बेड़ा बदलना है और वोल्वो की काफी ज्यादा जरूरत इस समय महसूस की जा रही है। HRTC के पास जो भी वोल्वो बसें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं और यही वजह है कि सरकार ने निगम को अपना पूरा बेड़ा बदलने के लिए कहा है। वोल्वो बसों की अच्छी खासी कमाई होती है। यात्री इन बसों में आरामदायक सफर करना चाहते हैं। निगम की यह बसें चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए चलती हैं। दिल्ली के लिए जो बसें यहाँ कई स्टेशनों से चलाई जाती हैं, वो फायदेमंद में है और यही वजह है कि सरकार ने वोल्वो बसों की खरीद के लिए पैसा भी मंजूर कर दिया है। बताया जाता है कि 155 करोड़ रुपए की एक वोल्वो बस पड़ेगी, लेकिन निगम चाहता है कि उसमें और कमी हो, क्योंकि एक साथ 24 बसें उसे खरीदनी है, लिहाजा वह चुनी जाने वाली कंपनी के साथ इस पर बातचीत करेगी। फिलहाल एक कंपनी को तकनीकी रूप से पात्र माना गया है, लेकिन अभी फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद यह निर्णय होगा कि उस कंपनी को काम सौंपा जाएगा या नहीं। वोल्वो बसों के लिए 3 से 4 कंपनियों ने बिडिंग में हिस्सा लिया था। अभी फाइनेंशियल बिडिंग में देखा जाएगा कि किस कंपनी ने कम रेट पर बिड किया है, क्योंकि निगम इसमें अपना फायदा भी देखेगा। इसके बाद जब नई वोल्वो बसों की खरीद होगी तो HRTC कुछ अन्य बड़े शहरों के लिए भी वोल्वो सेवाएं चला सकता है। इस पर डिमांड के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल शिमला से दिल्ली के लिए जो वोल्वो बसें चलाई जा रही हैं, वो फायदे में रही हैं और नई बसों से भी निगम को अच्छी इनकम होने की उम्मीद है।
समाचार नंबर 8। ब्लैकमेल कर 5 साल तक दुष्कर्म, अर्की के युवक ने सराज की युवती को बनाया हवस का शिकार। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जंजैहली में एक छात्रा को ब्लैकमेल कर 5 साल तक उसका यौन शोषण किया गया। युवती को शादी करने का झांसा भी दिया गया। यही नहीं, युवती के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए गए। यह सब आरोप लगाते हुए युवती ने आरोपी के खिलाफ जंजैहली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि वह आरोपी को 2019-16 में मिली थी और उस समय से उसे जानती हूँ। आरोपी ने 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शादी का झांसा दिया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद से आरोपी लगातार जबरन उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। इनकार करने पर वह वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। पीड़िता जब शिमला पढ़ाई करने गई तो आरोपी वहां भी पहुंचा। पीड़िता ने आरोपी से बचने के लिए शिमला में किराए के कमरे बदले, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। वह जब पढ़ाई छोड़कर मंडी जिला के एक फार्मेसी कॉलेज में आ गई तो आरोपी ने उसे यहाँ भी तलाश कर लिया। इस दौरान उसने कई बार पीड़िता के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपी नमन निवासी अर्की सोलन को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ करसोग गौरवजीत सिंह ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 9। HIV के 3.5 लाख टेस्ट का लक्ष्य, स्वास्थ्य विभाग को करनी होगी 8,000 रोगियों की पहचान। हिमाचल में HIV जांच को लेकर इस साल 3,50,000 परीक्षण होंगे। स्वास्थ्य विभाग HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए इस जांच अभियान को पूरा करने वाला है। दरअसल विभाग को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO ने करीब 8,000 HIV संक्रमित लोगों की पहचान करने का लक्ष्य दिया है। हिमाचल में इस समय 5,870 HIV संक्रमित लोग रह रहे हैं और पिछले साल HIV की पहचान का लक्ष्य 7,200 था। प्रदेश में इस साल अभी तक 404 नए मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल में HIV संक्रमित लोगों की मृत्यु दर -84% है, जबकि HIV संक्रमण के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। जांच रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय 25,44,000 HIV संक्रमित मरीज हैं। हिमाचल में बड़ी संख्या में युवा HIV पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो नए मामले सामने आए हैं उनमें ज्यादातर की उम्र 15 से 49 साल के बीच में है और बड़ी संख्या में युवा नशे करने की लत की वजह से HIV का शिकार हो रहे हैं। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 2 OSD सेंटर खोले हैं। इनमें पहला सेंटर ऊना में है, दूसरा सेंटर नूरपुर में खोला गया है। इन सेंटर में HIV संक्रमित ऐसे मरीजों को भेजा जा रहा है जो नशे के आदी हो चुके हैं। एड्स नियंत्रण सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि HIV संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की HIV जांच अनिवार्य कर दी गई है। टैटू से 100% HIV का खतरा। मेलों और खुले बाजारों में बिना सुई बदले टैटू गुदवाने वालों को एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने अलर्ट किया है। सोसाइटी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डा ललित के अनुसार टैटू से 100% HIV होने के चांस रहते हैं। टैटू बनाते समय सुई अंदर तक धंस जाती है और यह सीधे खून के संपर्क में आती है। यदि इस सुई का इस्तेमाल किसी HIV संक्रमित पर किया गया हो तो इसके ठीक बाद जिस भी व्यक्ति के शरीर पर टैटू बनाया जाएगा वह HIV संक्रमित हो जाएगा। टैटू के लिए आवश्यक है कि सुई को बदला जाए। समाचार नंबर 10। मंडी में गौशाला में कैद हुआ तेंदुआ,
अचानक दरवाजा बंद होने से फंसा, 2 भेड़ों को उतारा मौत के घाट। वन परिक्षेत्र पनारसा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत जलाकाशना के जला गांव में एक तेंदुआ गुरुवार रात एक गौशाला में जा घुसा, लेकिन तेंदुए के गौशाला में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर गौशाला के दरवाजे को और मजबूती के साथ बंद कर दिया और इसकी सूचना वन विभाग को दी। वाइल्ड लाइफ कुल्लू की टीम ने शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और ट्रैंकुलाइजर की मदद से तेंदुए को बेहोश करके उसका सुरक्षित रेस्क्यू करके उसे जांच के लिए चिकित्सालय भेज दिया है। डीसीएफ मंडी वासु डोगर ने बताया कि गौशाला में 4 भेड़ें थी, जिसमें से तेंदुए ने 2 को मार दिया है, जबकि बाकी 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तेंदुए की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही संबंधित खंड अधिकारी उम्मीद सिंह और वन रक्षक सुरभि रात को ही मौके पर पहुंच गए थे। कुल्लू वन्य जीव प्रभाग की टीम, जिसमें डा सुब्रमण्यम, चमन लाल, देशराज, जय प्रकाश और कमल द्वारा सुबह के समय बचाव कार्य शुरू किया गया और लगभग 2 घंटे के बाद बचाव कार्य सफल रहा। बचाव अभियान डीएफओ वाइल्ड लाइफ कुल्लू राजेश और एसीएफ नवजोत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। समाचार नंबर 11। कृषि विभाग की 2 प्रयोगशालाओं को मान्यता। कृषि विभाग लगातार आदानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने के काम में जुटा है और इसमें उसे सफलता भी मिली है। NABL के तहत कृषि विभाग की 2 प्रयोगशालाओं को मान्यता मिल गई है, जिससे किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, खाद, कीटनाशक मिल सकेंगे और मिट्टी का परीक्षण भी हो सकेगा। वर्तमान में कृषि विभाग 21 विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं संचालित कर रहा है, जिसमें 11 मृदा परीक्षण, 3 उर्वरक परीक्षण और 3 बीज परीक्षण के अलावा 2 जैव नियंत्रण, 1 राज्य कीटनाशक परीक्षण और 1 जैव उर्वरक उत्पादन व गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला संचालित की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए कृषि विभाग किसानों को मृदा जांचने शुल्क उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कीट नियंत्रण की गैर रासायनिक विधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला कनागड़ा और मंडी में 2 जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। ये प्रयोगशालाएं किसानों के खेतों में बायो एजेंट, जैव कीटनाशकों, टेरप्स और ल्योर आदि के प्रयोग का निःशुल्क प्रदर्शन लगाते हैं। प्रदेश सरकार के सचिव कृषि डासी पॉलरासु व निदेशक कृषि कुमद सिंह के मार्गदर्शन व सतत प्रयासों से जिला शिमला की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, थोरनविल्ला व बिलासपुर की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यार्पण बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसके तहत प्रयोगशाला की तकनीकी क्षमता का निर्धारण करने के लिए विशेष रूप से विकसित कार्य पद्धति ISO 17025 तथा विशेष कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होती है। इस मान्यता के तहत इस प्रयोगशाला में किए जा रहे मृदा परीक्षण व अंशशोधन के आंकड़ों की गुणवत्ता एवं वैधता संपूर्ण रूप से आश्वासित होती है। 21 प्रयोगशालाओं में से 2 को प्रमाणिकता। कृषि विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने कहा कि विभाग की 21 गुणवत्ता नियंत्रण लैब में से 2 प्रयोगशालाओं को प्रमाणिकता प्राप्त हो चुकी है, जबकि अन्य सभी को NABL के तहत चरणबद्ध तरीके से प्रमाणिकता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।